अभिनंदन करता हूँ। वे हमसे अभी जस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं और ये एक मैं वीडियो यहाँ प्ले कर रहा हूँ जो कृष्णमूर्ति जी ने मुझे भेजा है स्वस्ति वाचन का। और ये जो स्वस्ति वाचन है हम एक्चुअली में उस दिन प्ले करना चाह रहे थे लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं हो पाया, तो आज मैं जो है इसको
धन्यवाद कृष्णमूर्ति भैया को मंगलाचरण के लिए। जैसा कि हम सभी लोग विदित हैं कि इस जो हमारे पातंजल योग दर्शन पर श्रद्धेय अनिल भैया द्वारा दिए गए व्याख्यानमाला 8 जून को प्रारंभ हुआ था और आज इस संस्मरण के पड़ाव पे हैं हम लोग। और आप सभी साधक लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इससे संबंधित आपके कोई संस्मरण हो तो वह संस्मरण कृपया रखें। और इसके लिए आप लोगों से मेरा एकदम विनम्र अनुरोध है कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव शेयर करें। इसके लिए कृपया समय अवधि का भी ख्याल रखते हुए आप लोग अपने विचारों को 2 से 5 मिनट के अंदर रखें तो अति सुंदर रहेगी। मेरा इन्हीं अनुरोध के साथ मैं सर्वप्रथम हमारे अति प्रिय श्री मनोज जैन भैया को सादर अनुरोध करता हूं कि आप अपने संस्मरण रखें। और मैं श्री जी.के. अग्रवाल जी जो नोएडा से हैं और हमारे व्याख्यानमाला में एकदम अटूट भाव से जुड़े रहें, मैं अब उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस व्याख्यानमाला के संस्मरण हम सभी से शेयर करने का। मैं अपने उपस्थित सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं। सबसे बड़े गुरु हमारे भैया जी और आप सब उनके साथ पूरी टीम मेरे लिए सब गुरु हैं। मैं तो एक अल्प बुद्धि का एक साधक हूं और जो ये व्याख्यान माला से मैंने ग्रहण किया है, अपने संस्मरण, अपना एक्सपीरियंस और अपने विचार आपको मैं रखता हूं। 2 से 5 मिनट से ज्यादा का समय मैं नहीं लूंगा। सबसे एक इसमें बात जो मेरे को समझ में आई कि मन को और इंद्रियों को अपने कैसे कंट्रोल करें। हम सुनते आ रहे हैं, योग से जुड़े हुए हैं 40 साल से, लेकिन आज तक इस विषय पे जो निष्कर्ष और निचोड़ हमारे सामने निकल के आया, जो मेरी समझ में आया कि इसका 2 कारण हैं जो हमें इस पे कंट्रोल नहीं करने देते, और वो है एक्युमुलेशन और अटैचमेंट। तो एक्युमुलेशन और अटैचमेंट अगर हम डिटैच होकर के करें, एक्युमुलेशन तो जरूरी है, लाइफ चल रही है तो कुछ ना कुछ आपको धन भी कमाना है, तो मन पर नियंत्रण करना। और मैंने इसका इस पीरियड में प्रयास भी किया और बहुत सफलता मिली है, मुझे बहुत सफलता मिली है। मन और इंद्रियों पे बहुत कंट्रोल करने में बहुत सफलता मिली है। बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ जो दूसरी चीज जो मैंने विचार किया कि योग शब्द हमें कैवल्य तो शायद प्राप्त होने में कई जन्म लगे, लेकिन योग जो है, जो सिंपल शब्दों में मैंने समझा कि अगर क्या हम सत्य के साथ योग कर सकते हैं, सद्भाव के साथ योग कर सकते हैं, निष्काम कर्म के साथ योग कर सकते हैं, संयम, सेवा, करुणा, दया, इसके साथ योग कर सकते हैं, समय के साथ योग कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये हमें प्रेम के साथ योग करने की दिशा में एक कदम आगे लेके जाएगा। और प्रेम के साथ योग होने का मतलब है निस्वार्थ प्रेम, एंड निस्वार्थ प्रेम का मतलब है आत्मा के साथ योग, और आत्मा के साथ योग हमको परमात्म तत्व के दर्शन कराने की ओर अग्रसर करेगा। और परमात्म तत्व का दर्शन हमें एक ऐसी स्थिति में पहुंचाएगा कि हम जब इस दुनिया से जाएं तो एक ऐसा फुटप्रिंट अपना छूटे हमारे पीछे, जो दुनिया
शायद कुछ लोग उस पद चिन्हों से भी कोई निष्कर्ष निकालें, कोई चीज उससे भी ग्रहण करें और कुछ अच्छी इंसानियत की ओर चलें। मैंने इस पे भैया द्वारा एक प्रोग्राम भैया ने यहाँ किया था हमारे नोएडा में, और उसमें कहा था कि बड़े आदमी कैसे बने। मैं आपके सामने आपकी परमिशन से 2 मिनट के अंदर, तो उन्होंने बताया कि आपके यदि आप बड़े आदमी आप फौरन बन जाएंगे, अपनी श्रद्धांजलि आप मरने के बाद जो श्रद्धांजलि सभा होती है उसमें आप अपने आप को क्या कहलवाना चाहते हैं उसके ऊपर एक निबंध लिखिए। मेरी इतना आत्मा तड़पी कि 2 दिन के अंदर वो निबंध मैंने लिखा। मैं आपके सामने 2 मिनट के अंदर वो प्रेषित करके अपनी बात समाप्त करूंगा। परमिशन है सर? एकदम सर, एकदम एकदम, प्लीज। ऐसा करो कि आज से दुनिया कहे ये फक्र से, आया था एक मसीहा उसकी कब्र पर चलो, श्रद्धा सुमन 2 अश्रु के अर्पित करे चलो। मुंह में थे शब्द प्रेम के, आंखों में थी नमी, उसके यहाँ रहते हुए कोई न थी कमी। लोगों के अश्रु पीता था, देकर के सुख उन्हें, मानव को ये बताता था सपने सुखद बुने। गांधी विवेकानंद थे उसके कुछ आदर्श, लाखों के मार्ग को वो कर गया प्रशस्त। हम भी यदि कुछ कर सके तो इतना भर करें, घृणा और द्वेष से किनारा भर करें, और दे सकें किसी को थोड़ा सा प्रेम दें, जिसकी कमी है आज बहुत इस समाज में। गोपाल कहे स्वयं से तुम भी तो कुछ गलो, गोपाल कहे स्वयं से तुम भी तो कुछ गलो, क्यों ना तुम भी आज से उस राह पर चलो। फेंकेंगे लोग पत्थर पर वो फूल बनेंगे, आकर तुम्हारी कब्र की वो शान बनेंगे, और फिर वही संदेश दुनिया को जाएगा, लोगों की आंखों में अश्रु भी बनाएगा। मानव कहेगा याद कर चलते चले चलो, आया था एक मसीहा उसकी कब्र पर चलो, श्रद्धा सुमन 2 अश्रु के अर्पित करे चलो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। मैं अब श्रद्धेय मनोज जैन जी से मैं आग्रह करता हूं कि इस व्याख्यान माला से संबंधित अपनी संस्मरण रखें। कृपया मनोज जैन जी। श्रद्धेय मोहन भैया की स्मृति में आयोजित यह व्याख्यान माला, मैं पूज्य भैया को सादर प्रणाम करता हूँ। अपने सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ साथियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और वास्तव में अगर देखा जाए तो इस व्याख्यान माला को मैं 2 पाद ही इसको अटेंड कर पाया, क्योंकि जैसे अनलॉक हुआ वैसे ही दिनचर्या में परिवर्तन हो गया। और लेकिन शुरू के जो पहले पाद में भैया ने एक बात जो रखी थी कि हमको 2 विचारों के बीच में जो समय मिलता है, यानी 2 विचारों के बीच का जो समय है वो मौन, साइलेंस, उसको पकड़ें। और उसी सूत्र को पकड़ा, और उससे मुझे ये लगा कि वास्तव में यह जो सूत्र मिल गया। दूसरा, कल जैसे अजीत भैया ने भी रिपीट किया था कि वास्तव में योग में और आसन में और वो स्थिरता में और सुख में, कि वो हमें सुख की स्थिरता पकड़नी है, ना कि आसन की स्थिरता पकड़नी है। ऐसी छोटी छोटी चीजें विश्लेषण हुआ और बहुत सारी बातें समझी। और इस व्याख्यान माला का सबसे सुखद कार्य जो हुआ है वह ये हुआ है कि आदरणीय भैया के जो पतंजलि योग सूत्र पर व्याख्यान है वह सारा डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा हो गया। तो अब जैसे ही समय मिले वैसे हम उसको यूट्यूब के माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस समय थोड़ी सी जो भी मेरी ओर से या हम सब की ओर से कहीं उतार चढ़ाव रहे हों, तो मैं उन सबके लिए ये मान के चलता हूँ कि मैं जो है उन सबके लिए क्षमा चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन वो उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। और कुल मिला के ये है कि यह बहुत श्रेष्ठ कार्य हो गया है जो हमारे सबके लिए तो है ही है, और जो भी योग दिशा में बढ़ना चाहते हैं उन सब के लिए भी यह एक छाती बन गई है।
और मनोज भैया के माध्यम से यह सूत्र आगे बढ़ा, तो वास्तव में मनोज भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सब लोगों ने इसमें अपना भरपूर योगदान दिया है, शिवमंगल भैया, अजीत भैया, अजय भैया, और भी सभी केंद्र के पुराने साथी, उन सबको मैं सादर अभिवादन करता हूँ। और योग के जो सूत्र पकड़े हैं हमने, वह हम सबको आनंदित करें, हम सबको स्थिरता, हमारे सुख की स्थिरता में वृद्धि करें और हम सब स्थिर सुख को प्राप्त हो, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय भैया को बार बार अभिवादन। धन्यवाद मनोज जी, सुंदर प्रस्तुति के लिए। इस व्याख्यान माला की एक अनुपम खोज रही, जो हमारे यह परिवार, हम लोग दूर दूर हो गए थे, उसको पुनः भैया ने उसी धागे में पिरोने का प्रयत्न किया और हम लोग बहुत सुखानुभूत कर रहे हैं कि हम लोग पुनः अपने परिवार से उसी सहिष्णुता के साथ हम लोग जुड़ गए हैं और इस अनुपम ऊर्जा से हम लोग जीवन में सतत आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा हम लोगों ने अनुभूत किया। भैया इस बहुत सारे चीज उजागर हुए हैं। योग जीवन को सरल बनाने का माध्यम भी है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब श्री डॉक्टर रितेश पटेल जी, जो बड़ोदरा से हैं, उनको भी मैं इस व्याख्यान माला से संबंधित संस्मरणों को रखने का अनुरोध करता हूँ। रितेश जी। धन्यवाद सर। प्रातः स्मरणीय श्री अनिल भैया जी एवं नीडम परिवार के समस्त अग्रजों को वंदन करता हुआ मैं बताना चाहता हूं कि मैं आयुर्वेद कॉलेज ग्वालियर का 2003 का स्टूडेंट हूं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जिन सीनियर्स के बारे में मैंने कभी उनसे मिला नहीं फिजिकली, लेकिन भैया के माध्यम से शायद मैं केवल डॉक्टर अजीत सर से मिल पाया, और उसके पहले आयुर्वेद कॉलेज के सारे सीनियर्स जो वहाँ से नीडम के संबंध में थे, नीडम के साथ में थे, उनसे उनके बारे में सुनकर और उनके बारे में जानकर बहुत अच्छा महसूस होता था। उसी कड़ी में मैं नीडम से जुड़ा और लगभग 2004 से मैं बड़ौदा में हूँ। बड़ौदा योग की दृष्टि से एक बहुत ही विशेष स्थान है। यहाँ पर योगी अरविंद को अपना पहला आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। विश्व का किसी भी तरह का योग का जो रिसर्च है, सबसे पहला रिसर्च वह बड़ौदा में हुआ था, स्वामी कुवलयानंद जी के माध्यम से, जो कैवल्य धाम के संस्थापक हैं। मुझे बहुत हर्ष होता है यह जानकर कि नीडम में जो वट वृक्ष है, उसके जो बीज पूरी दुनिया में फैल गए हैं, उनमें से एक बीज बड़ौदा में भी छिटका है। और संयोगवश मैंने आयुर्वेद की पढ़ाई करते हुए भी योग को ही सर्वस्व रूप से, संपूर्ण रूप से अपने जीवन में कार्य क्षेत्र की तरह चुन लिया है। मुझे मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाता है कि भैया के इस केवल योग, पतंजलि योग सूत्र के संस्मरणों को और बाकी का जो उनके साथ रहने का मौका मिला है, लगभग 20 साल से जो सीखने का मौका मिला है, उससे अलग अलग देख पाऊँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले दिन से ही, क्योंकि मेरा भैया के साथ में जो पहला अनुभव है वो योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स का है, और वह योग दर्शन से ही शुरू होता है। और इस समय भी, आज के समय में भी, आज के दिन भी यह योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स जो इस समय यहाँ बड़ौदा में चल रहा है, उसमें वही बातें रिपीट होती हैं जो मुझे भैया के माध्यम से 1999 में सीखने को मिली थी। तो वह योग दर्शन अभी भी सतत चल रहा है। बस इतना हुआ है कि इन लॉकडाउन के समय में मुझे एक अद्भुत स्वरूप देखने को मिला है भैया का, जिसे मैं मनः वैज्ञानिक की तरह कह सकता हूँ। क्योंकि
जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी सबसे बड़ी डिस्कवरी, वैसे पतंजलि योग सूत्र मनोशास्त्र में या साइकोलॉजी के संसार में देखा जाए तो उसे कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम कि न्यूटन, जो महर्षि पतंजलि, महामुनि पतंजलि थे, वो मनोशास्त्र के न्यूटन थे। वैसे तो न्यूटन की तुलना होनी चाहिए, लेकिन मैं उल्टा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जानकारी जो है दुनिया को वो न्यूटन के बारे में शायद ज्यादा हो। लेकिन इन गूढ़ विषयों को जो दुनिया को फैला सके, दे सके, वह कार्य भैया के माध्यम से, इस व्याख्यानमाला के माध्यम से हुआ है। और जब ऐसा लग रहा है कि इस संसार में हमारे सामने आदर्शों की कमी हो गई है, हम किसका अनुकरण करें, हम अपने बच्चों को किनका अनुकरण करने के लिए कहें, तब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे वैज्ञानिक जो केवल शास्त्रों का अध्ययन करके अध्यापन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिन्होंने उसे अपने जीवन में जिया है और उस माध्यम से हमें हाव बता पा रहे हैं कि कैसे पतंजलि योग सूत्र बहुत बार पढ़ने का मौका मिला, बहुत बार सुनने का मौका मिला, लेकिन उसका जो हाव पार्ट है, जो मेरी इस संस्मरण की जो बात है, तो जो हाव पार्ट है, चाहे वो स्थिरम सुखम आसनम में सुख को स्थिर करने की बात हो, चाहे वो भोगोपरार्थम में भोग और मोक्ष को साथ साथ या भोग से होते हुए मोक्ष की तरफ जाया जा सकता है, चाहे वो हमारे क्षणों में जब हम जीवन जी रहे हैं रेगुलर रूटीन लाइफ में, तब हम बीच बीच में जो समय है कैसे उससे अपने आप को साइलेंस जोन में ले जाकर और योग का अनुभव कर सकते हैं, या कैसे हम अवेयर रह के कैसे हम अपने मन की जो वृत्तियां हैं उन पर नियंत्रण रख सकते हैं, और 24 घंटे वो जो हाव पार्ट है, कैसे पतंजलि योग सूत्र में जो इतनी सारी विधियां और इतना सारा कहने को है, लेकिन वो हम अपने जीवन में कैसे लाएं, वह मुझे भैया से इस व्याख्यान के माध्यम से विशेष रूप से जानने को मिला। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे भैया के साथ और उनके साथ साथ आप सबको मुझे बात करने का मौका शायद ज़्यादा नहीं मिला होगा, लेकिन आप लोगों को देखकर जो खुशी होती है, और मुझे लगता है कि मैं भी उसी कड़ी में जुड़ा हूँ और धीरे धीरे अपने आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म होंगे जिनके माध्यम से आप सबके साथ में मिलकर और भैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रितेश जी, सुंदर संस्मरण के लिए। वास्तव में योग जीवन जीने का जीवन शैली है। आप जीवन को कैसे सरल बनाकर उत्पादक बना सकते हैं, यह कला, यह आर्ट पतंजलि द्वारा योग दर्शन के माध्यम से संसार को प्राप्त हुआ है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आदरणीय मीना ताई जी हैं, उनको जो मुंबई से हैं, उनसे मैं सादर अनुरोध करता हूं कि इस व्याख्यानमाला से संबंधित अपनी संस्मरणों को रखें। आदरणीय मीना ताई जी। आदरणीय अनिल भैया और परिवार के मेरे सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। पतंजलि योग सूत्र समझाने और समझने कोई आसान बात नहीं है, यह तो कदम उठाने के समान कठिन कार्य था, लेकिन हमारे अनिल भैया कभी आसान काम तो करते नहीं है और उन्होंने ये शुरू किया। समाधि तो दूर की बात है, लेकिन जब उन्होंने शुरू किया कि हेयं दुखम अनागतम, तब इस विषय में नए तरह से रुचि पैदा हुई और हर एक बात में मैंने अपना टाइम ही बंद कर दिया और उनकी बात भी सुनती रही। और यह एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बहुत कठिन सूत्र भी उन्होंने अच्छी तरह से समझा दिए, और यही बात नहीं, लेकिन उनका जो प्रैक्टिकल अप्रोच था, बड़े बड़े सूत्रों को हम समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अपने जीवन में उनका कैसे उपयोग किया जाए। जैसे एक छोटी सी बात थी, उन्होंने कहा कि कोई भी काम करते हो तो 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ, अपने मन की तरफ देखो। ये जो छोटी छोटी बातें हैं,
उनके कारण जीवन में बहुत चेंजेस आने लगते हैं और जीवन की क्वालिटी शायद इम्प्रूव हो जाती है। मुझे यकीन है, विश्वास है कि हम सबको ऐसे ही अनुभव आए होंगे और इन बातों की वजह से यह एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था और मुझे इससे बहुत कुछ लाभ हुआ। इसके आयोजक भी और सूत्र संचालक भी कमाल के थे। मैं श्री मनोज जी को और उनके साथियों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। ये बच्चे अपने कार्य से मेरे लिए आदरणीय बन गए हैं। पुनः एक बार अनिल भैया को शतशः प्रणाम और सभी को मेरा प्रणाम। अब मैं श्री बजरंग शर्मा जी जो म्यांमार से हैं, उनसे मैं हार्दिक अनुरोध करता हूं कि इस व्याख्यान माला से संबंधित अपने संस्मरणों को रखें। सबको प्रणाम करता हूं। इस मोहन जी के व्याख्यान माला में और मुझे 2 शब्द कहने का और इस व्याख्यान माला का जो अनुभव जो मेरे साथ हुआ और योग के प्रति मेरे कुछ अनुभव मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं मोहन जी को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं। मैं सिंगापुर में फ्रैंकलिन में उनका बौद्धिक सुना था, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। आज भी मेरे को वो दिन याद है। मनोज जी से सबसे पहले मिला था और उन्होंने बुलाए थे मुझे, और वो मैंने सुना, वो आज भी मेरे को एकदम ध्यान में है। और दूसरा अनिल भैया, मैं भैया इसलिए कहूँगा कि उनको देख के एक बड़े भाई ही अनुभव होता है, फीलिंग भाई की आती है ना। और उनको तहे दिल से एक प्रणाम करता हूँ कि मैं उनको गुरु क्या कहूँ, ये मेरी औकात नहीं। उन्होंने मुझे शिष्य होना स्वीकार किया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनको प्रणाम करता हूँ। उनसे मैं सिंगापुर में सीखा ओम ध्यान प्राणायाम के बारे में। और सबसे मेरी जो एक गलत फहमी थी हठ योग की, मैं ये जानता था हठ योग बोलने से हट, बैठना तो बैठे ही रहना, खाना तो खाते ही रहना, भूखा तो भूखा ही रहना, है ना, धूप में बैठा तो बैठे ही रहना, जपना तो जपते ही रहना, इसको मैं हठ योग समझता था। और भैया ने जो कहा कि भाई नहीं, ये तो सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी है, इंगला पिंगला है, ये हट वो नहीं है, तो ये समझ में आई। तो विचारों से सुनने से भी काफी इंसान के अंदर में जो बरसों से जो एक विचार को हम सही मान के पकड़ के रखते हैं, उसमें सुधार आता है। इसलिए मैं उनको एक प्रणाम करता हूं। योग मेरे घर में क्या परिवर्तन लाया उसके बारे में बताता हूं। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों विदेश में गए, पढ़ के आए, हिंदू संस्कृति से खोखले हो गए, वो कम्युनिस्ट विचारधारा के हो गए, धर्म विरोधी हो गए, धर्म को मानने वाले नहीं रहे। और उनके अंदर में वो लेके आए कि भाई इस्लाम पर अत्याचार हो रहा है, ये चीज वो लेके आए। और मैं बड़ा चिंतित हो गया। मेरे घर में पंडित का बेटा हूं, शास्त्र वगैरह वेद वगैरह घर में होता है, बड़ा चिंता हुआ। मैं योग मनोज भैया से मैंने सलाह की और मैं डॉक्टर नागेंद्र जी से भी जुड़ा। और मेरी एक बेटी थी, वो जो पैरासीटामोल बोलते हैं या पेनाडोल बोलते हैं या एस्पिरिन बोलते हैं, वो चॉकलेट की तरह खाती थी, बहुत बीमार रहती थी। तो वो जब योग करना शुरू किया तो आज वो कोई एलोपैथी दवाई नहीं लेती है। ये एक परिवर्तन आया, विचारों में परिवर्तन आया और समझ आई। ऐसा नहीं है कि भाई हमने कोई अपना हिंदू धर्म या योग, ये धर्म के बारे में नहीं, ये जो अपनी संस्कृति है जिसको हम धर्म मानते हैं, उसमें वो डिबेट करने की एक क्षमता आई। ये एक बहुत ही, मनोज भैया को मैं तहे दिल से, मेरे ऊपर एक उपकार है कि मेरे घर में उन्होंने एक योग की स्थापना की
और एक योग का वृक्ष लगाया, तो उसका फल मैं आज भी खाता हूं। और मेरा बड़ा प्रेम है जी, मेरे छोटे भाई है और मेरे गुरु समान है। जिंदगी में बहुत कुछ मैं उनसे सीखा हूं और सीख रहा हूं। अंत में मैं कुछ बताना चाहता हूं कि भाई ये कुछ पूछना चाहता हूं, और एक सुझाव भी है कि ये भैया का जो व्याख्यान माला है, महीना में एक बार हम मिलें, योग की चर्चा हो है और उनसे हम कुछ सीखें। और जो एक महीने का जो विकार जमा होता ही है और उनके तेज से, उनके तप से वो हमारा धुले, है ना, तो हम एक नई ऊर्जावान हो। तो महीने में एक बार हम मिलें, ऐसा मेरी एक इच्छा है। और दूसरी एक कुछ जिज्ञासा है मुझे कि भाई कुछ व्याख्यान माला में मैं उपस्थित नहीं था, तो इसलिए शायद वो विषय मैं सुना नहीं होगा। योग दर्शन क्यों कहते हैं, गीता दर्शन क्यों कहते हैं, है ना? ये सुनने की चीज है, पढ़ने की चीज है, मनन करने की चीज है, बाकी इसको दर्शन क्यों कहते हैं? और दर्शन को हम अगर फिलॉसफी से लेते हैं तो भी वो फिलॉसफी से भी मैच नहीं खाता है ये। तो इसके बारे में मैं चाहूंगा जब भी मौका मिले, और इस बारे में मैं जरूर सुनना चाहूंगा। और सबका अनुभव सुना तो ऐसा लगा कि बीच में कुछ व्याख्यान माला में मैं नहीं उपस्थित हो पाया किसी कारणवश, वो भी मेरे को पूर्ण हो गया ऐसे मैं महसूस करता हूं। अंत में मैं कहता हूं, मेरे अनिल भैया, आप प्रेम में फुल हो, विकारों से नील हो, इसीलिए आप अनिल हो। सबको प्रणाम करता हूं। नमस्कार।